नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे और देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का शिलान्यास किया। इसके साथ ही करोड़ों रुपयों की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही आगामी चुनाव का शंखनाद करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जनता से आशीर्वाद मांगा और 400 पार का नारा भी दोहराया। इस दौरान पीएम कांग्रेस पर भी बरसे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा आगामी चुनावों को देखते हुए अहम माना जा रहा है और सवाल यही उठता है कि पीएम की रैली से हरियाणा का सियासी समीकरण कितना बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी का दौरा किया, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, करोड़ों रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान राम मंदिर समेत अनेक कार्यों को गिनाया, जनता का साथ भी मांगा और 400 पार का नारा दिया। उसका असर पड़ेगा या नहीं, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा का आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, समझिए कि प्रधानमंत्री का दौरा सियासी मायनों में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, कुछ महीनों बाद हैं, और एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। कितना असर पड़ेगा इस प्रधानमंत्री के दौरे का, पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। इसे इत्तेफाक कहें या सियासत का चक्र कि पीएम नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सितंबर 2013 में रेवाड़ी में प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने आए थे। अब फिर 2024 से 2 महीने पहले मोदी ने अपने अंदाज में कहा कि मेरा रेवाड़ी से खास रिश्ता है, क्योंकि यहाँ के लोग मोदी को बहुत प्यार करते हैं। उस वक्त जब मैं आया था और मेरी पार्टी बीजेपी ने मुझे पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, तब मेरे आग्रह पर आपने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। आपका आशीर्वाद सिद्धि बन गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब फिर आपके पास आया हूँ, फिर आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बार लोग खुद कह रहे हैं, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। यानी पीएम मोदी ने अपने भाषण से रेवाड़ी के लोगों को खूब रिझाया। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था, और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, उन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ सब ओर से मोर्चे खोल दिए हैं, पर जब तक जनता का कवच रूपी आशीर्वाद मेरे साथ है, मोदी यूं ही चमकता रहेगा। अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही है। कर्नाटका में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है। भाई और बहनों, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन।
गौरतलब है कि पीएम रेवाड़ी में 1650 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स के शिलान्यास समेत 9750 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने आए थे। मोदी ने कहा कि अपनी विदेश यात्रा से मैं देर रात भारत वापस पहुंचा हूं। वहां मेरा जो भव्य स्वागत हुआ वो सब आपकी बदौलत ही है। आओ विकसित भारत विकसित हरियाणा की दिशा में हम हाथ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। भारत माता की जय। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम है। रेवाड़ी में यह दौरा प्रधानमंत्री का रहा। करोड़ों रुपए की हरियाणा को योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, सौगात दी। अब सवाल यह है कि 2013-14 में जिस तरीके से हरियाणा का समीकरण बदला था, 272 का जो नारा दिया था, क्या वो फिर से इतिहास दोहराएगा हरियाणा? क्या आंदोलन के बीच जनता अब भी प्रधानमंत्री पर उतना ही भरोसा करती है? यह सवाल है। देवेंद्र, क्या सियासी समीकरण हरियाणा के बदलेंगे इस दौरे से, और अगर बदलेंगे तो कितने? देखिए सौरभ, सितंबर 2013 में जब मोदी जी को पीएम प्रोजेक्ट किया था पार्टी ने, काफी मंथन के बाद, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी की हवा चली थी मोदी जी के नाम की, जिधर जाए मोदी मोदी, देश के किसी हिस्से में जाए तो एक उफान आया था। उस वक्त उन्होंने रेवाड़ी का दौरा किया था और राव इंद्रजीत जो आज बीजेपी में केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ये रैली रखवाई थी। तो 272 की जो प्रधानमंत्री जी बात करें, तब 272 बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा था, लेकिन 272 के भी पार चली गई थी बीजेपी। अब फिर इत्तेफाक कहे, देखिए पहले भी 2014 जब उनका पदार्पण था भारतीय राजनीति में, गुजरात से दिल्ली में आए, तो उसके बाद अब 2024 अब हैट्रिक की बारी है। अब फिर चुनाव से करीब 2 महीने पहले वो गए हैं और फिर हुंकार भरे कि रेवाड़ी के लोगों को मोदी से बहुत प्यार है, पहला आशीर्वाद आपने दिया था, लेकिन अब आशीर्वाद बड़े वाला चाहिए कि एनडीए 400 पार। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। तो रेवाड़ी के लोगों से, हीरवैल की इस क्षेत्र से अपना जुड़ाव जोड़ रहे हैं। सौरभ, आपको बता दूं, इतिहास की जो बात है, हरियाणा से नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 1996 से 99 में जब यहां बंसीलाल की सरकार थी, बीजेपी के गठबंधन के साथ थी, तब सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार आई थी, चौधरी बंसीलाल की, बीजेपी गठबंधन की जूनियर पार्टी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे और मनोहर लाल जी संगठन मंत्री होते थे हरियाणा के। दोनों गांव-गांव जाकर स्कूटर पर प्रचार करते थे बीजेपी का, क्योंकि 1980 में बीजेपी बनी थी, लेकिन जब बीजेपी नई पार्टी थी, उधर राम मंदिर आंदोलन भी चल रहा, जो अडवाणी जी रथ यात्रा निकाली थी। तो बीजेपी को मजबूत करने में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल, इन्होंने हरियाणा में बहुत काम किया। एक प्रदेश प्रभारी थे मनोहर लाल जी, संगठन मंत्री थे, 2 व्हीलर पर बैठकर गांव-गांव जाते थे झोला टांग कर। और मेरे को याद है, जो पुराने लोग बताते हैं कि कैथल में 11 रुद्री मंदिर है, वहां मंदिर में दरी पर रात को सोते थे और वहां खिचड़ी बनाकर खाया करते थे, मतलब हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में। इसी वजह से मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हरियाणा से तो मेरा पुराना रिश्ता है। वही रिश्ता उन्होंने आज रेवाड़ी से जोड़ा है और आशीर्वाद के रूप में एक बार फिर हैट्रिक और बीजेपी की सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा है। और हुंकार भरी है कि उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, और इस बार बड़ा आशीर्वाद, एनडीए 400 पार। बिल्कुल महेश, एक बड़ा मैसेज इस चुनावी समर में प्रधानमंत्री की तरफ से देने की कोशिश की गई है। इतिहास का भी उन्होंने जिक्र किया। इतिहास की बात करें तो 2013-14 का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से हरियाणा के लोगों ने उनका साथ दिया था। लेकिन अब समीकरण ये है कि किसान आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो सौगातें दी हैं उसका आम जनमानस पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सौगात, करोड़ों रुपए की सौगातें दी हैं। एम्स का 22वें, देश के 22वें एम्स का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, बड़ी सौगात है। क्या किसान भी नाराजगी दूर कर पाएंगे अपनी इन तमाम ऐलानों के बाद?
देखिए साथ और संगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दाव यहां पर खेलने का काम किया। दरअसल बड़ा दाव मैं क्यों कह रहा हूं, 13 महीनों के किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा था कि जो इलाका ज्यादा अछूता माना जा रहा था किसान आंदोलन से, वो इलाका गुरुग्राम का इलाका था, वो इलाका रेवाड़ी का इलाका था। रेवाड़ी जहां किसान आंदोलन का सबसे कम असर देखने को था, रेवाड़ी गुरुग्राम वो इलाका जहां पर हाईवेज को बंद, गुरुग्राम के रास्ते की अलग अलग जिलों के लोग हैं वो दिल्ली में दाखिल हो रहे थे क्योंकि तमाम जो दूसरे गए थे। यानी रेवाड़ी का वो इलाका जहां पर किसान आंदोलन का असर सबसे कम होता है। सबसे कम असर होने की वजह यह भी है कि उसे गैर जाट लैंड माना जाता है, यानी जाटों प्रभुत्व कम है, वर्चस्व कम है, जिसकी वजह से किसान आंदोलन का असर काफी कम इस इलाके में देखने को मिल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर उस प्रदेश से होता है जहां पर चुनाव होता है। अब चुनाव ना सिर्फ लोकसभा का है बल्कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल का, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें और चाहे कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें, अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से बड़ी संख्या में अपनी सीटों को गंवा देती है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे और पूरी बुलंद ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ हरियाणा विधानसभा लड़ते नजर आएंगे। अगर 10 की 10 सीटें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं, एक बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती है तो ना सिर्फ कार्यकर्ता का हौसला टूट जाएगा बल्कि उम्मीदवारों के हौसले टूट जाएंगे, पूरे पार्टी के नेतृत्व के हौसले टूट जाएंगे। और यही हौसला तोड़ने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के इलाके से करने की कोशिश की है। 13 सीटों की संख्या जो कि हरियाणा की सीटें मानी जाती है और राव इंद्रजीत जो कि रह रहकर मुख्यमंत्री से नाराजगी भी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में सीधे पड़ते हुए नजर आ रहे थे राव इंद्रजीत सिंह, उसके बाद ये मान लिया जाए कि पूरे दक्षिण के हरियाणा के इलाके में राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहने वाले हैं और इस इलाके को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश। खास बात यह भी कि यह इलाका जो है फौजियों का इलाका माना जाता है और वन रैंक वन पेंशन की आवाज इसी इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐसे में महेश सवाल ये बेहद रैली के जरिए यहां पर 2014 में की थी। तो ऐसे में उस आवाज को एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश के इसी इलाके से उठाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये इलाका जहां पर जाटों का वर्चस्व कम रहेगा, वो इलाका जो कि फौजियों का इलाका है, फौजियों का साथ करने की कोशिश की जाएगी। और हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन चाहे कितना भी जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आए, ये इलाका जो है अछूता पहले भी बना रहा था और आगे भी बना रहेगा। तो जिससे लोकसभा चुनाव के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां उठाने की कोशिश की है। दौरा किया है रेवाड़ी का, वो कितना अहम बताया जा रहा है। वीरेन जी, जनता का साथ मांगा है, किसानों की बात करें, कितनी फीसदी वोटों पर असर किसान डाल सकते हैं? हालांकि कृषि प्रधान देश हमारा भारत कहा जाता है, किसान आंदोलनरत हैं। पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करना चाह रहे हैं, फिर दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं। ऐसे समय में कितना प्रभावी प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा? क्या हरियाणा किसान भरोसा करेंगे केंद्र सरकार पर? देखिए, ऐसा लगता है कि जब 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उस समय का वातावरण जोश अलग था और आज एक सरकारी रैली थी। तो उनके दोनों में अगर देखा जाए तो आज वो पहले जैसा उत्साह नहीं था, लेकिन आज भी मोदी का करिश्मा तो फिर भी कायम है। और ये जो स्थिति बनती जा रही है हरियाणा में, वही 2016 जाट आरक्षण आंदोलन के बाद जो स्थिति बनी थी, अभी वही स्थिति बनती जा रही है। हरियाणा का चुनाव जो है जाट और गैर जाट में परिवर्तित होता जाएगा। ये आने वाला समय भी ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे का असर तो पड़ता ही है, लेकिन जो मुद्दे जो 2013 में प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और जो बातें उस समय कही थी और आज की बातों में बड़ा अंतर है। आज वो कांग्रेस को अभी भी दोषारोपण देते हैं, कांग्रेस के एक परिवार पर उसका सारा दोष देते हैं, लेकिन जो लोगों का उस समय विश्वास बना था भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज भारतीय जनता पार्टी वही भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है। जिनको जेल जाने की बात घोषणा करते थे, आज उनको अपनी पार्टी में जो है शामिल किया जाता है। तो इसलिए लोगों में थोड़ी सी निराशा है, लेकिन फिर भी मोदी का करिश्मा अपने स्तर पर कायम है। जो घोषणाएं की गई थी उस पर अमल किया है। और ये भी है कि उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनोहर लाल जी उस समय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, आज मुख्यमंत्री हैं।
तो इसलिए जो 10 वर्ष का समय होता है तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जो एक वातावरण बनता है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इसलिए 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जो थे उसके अंदर लोग शामिल हुए और 76 जगह जो विधानसभा क्षेत्र थे उनको संजीव प्रसारण दिखाया गया, ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन दिखाया गया। तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी भी वर्चस्व तो है लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन लोगों में थोड़ी बहुत निराशा भी अवश्य झलकती दिखाई देती है। वीरेंद्र जी, अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ जनता के लिए, हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोला, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं उन पर अपनी पार्टी को नहीं संभाला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के कुशासन और बीजेपी के सुशासन का भी उन्होंने मंत्र दिया। ऐसे में जो किसान आंदोलनरत हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के समय में आई थी, गठन किया गया था, उसके बाद तमाम सिफारिशें लागू की गई थी, तो कहीं ना कहीं मूड चेंज हो सकता है, स्विंग हो सकता है वोटर्स का। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री भरोसा जता रहे हैं, आंदोलन के बीच में भी कुछ करिश्मा देखने को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई। अब लोगों को अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार से है, मोदी सरकार से है। देखिए, प्रधानमंत्री हरियाणा में आए, किसान और किसानी की बात ना करें तो ये आश्चर्य होता है। तो देखिए, उनको भी पता है किसान आंदोलनरत हैं, इसका सभी को लाभ मिल रहा है अगर एमएसपी मिलती है, लेकिन इसके प्रभाव भी हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि एमएसपी लागू कर दी जाए तो इससे आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा, वो सरकार की व्यवस्था भी है। लेकिन एक बात तो अवश्य स्पष्ट है, चाहे सरकार के स्तर पर हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता हों, वो वहां के लोगों को इस बात को नहीं समझा सके कि इसमें क्या कमी है, इसे क्यों लागू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आज अगर किसान आंदोलनरत है, अगर असंतोष की भावना है, तो उसका दोष भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आता है, या उनका वहां किसानों के अंदर जो पैठ कमजोर है, या ये बात है कि जो आंदोलन के जो जिनके हाथ में बागडोर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करते, क्यों घबराते हैं। तो अगर यही लोग तो कह रहे हैं अगर आपने एमएसपी नहीं देनी तो आप इनकार कर दीजिए कि एमएसपी नहीं दे सकते। बिल्कुल, इसलिए इस मामले में ठोस स्टैंड लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठोस स्टैंड लेने की जरूरत है और तभी इस आंदोलन का समाधान निकलेगा। देवेंद्र, 3 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान नेताओं के और सरकार के शीर्ष मंत्रियों के बीच में। अब रविवार को आगामी वार्ता होगी, उससे कुछ सकारात्मक उम्मीद की जा सकती है कि बीच का रास्ता निकलेगा संभवतः। देखिए सौरभ, जिस तरीके की मांगे, किसानों की जो बड़ी मांगे हैं, दरअसल वहीं से सरकार स्किप कर रही है। अब देखिए, छोटी छोटी मांगे जो तुरंत पूरी हो सकती हैं वो सरकार मानने को तैयार है। पहली 2 बैठकें हुई, तीसरी बैठक हुई, अब रविवार का इंतजार है। आप देखिए, आज चौथा दिन है। मैं आपकी ये दिल्ली चंडीगढ़ की बात करूं, हाईवे देश का समृद्ध एरिया है। चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, अगर आपको पंजाब जाना है, हिमाचल जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, हरियाणा जाना है, तो ये रास्ता है, व्यस्तम मार्ग है। लेकिन आज चौथे दिन का असर ये है कि ट्रेनें थोड़ा सा आगे पीछे आ रही हैं, बसें चल नहीं रही। जो चंडीगढ़ दिल्ली से 265-60 किलोमीटर दूर था, आज लोगों को 430 किलोमीटर सफर तय करके रास्ते घूम घूम कर जाने पड़ रहे हैं। बस वाले किराया भी ज्यादा ले रहे हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं। और ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि जो माल हमारा पानीपत से 4000 के करीब ट्रक जाते हैं, पंजाब जाते थे, दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आगे पोर्ट पर जाते थे, गुजरात जाते थे, सारा मतलब एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गया, मामला ठहर गया। आज चौथा दिन है, अभी 2 दिन और पड़े हैं। रविवार को बात होगी, क्या बातचीत सफल होगी, इस पर अभी भी शंका है। क्योंकि आप पिछला आंदोलन याद करें, बिल्कुल किसान आंदोलन 1 था, उस टाइम मेरे को लगता है शायद 10 से 12 चरण हुए थे, लेकिन तब जाकर कहीं फैसला हुआ था। केंद्र सरकार मना पाई थी और संसद में तीनों कृषि कानून। अब आगामी सरकार का स्टेप क्या रहेगा देवेंद्र, ये सवाल बेहद अहम है। महेश, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया किसान संगठनों की तरफ से, उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यापारी संगठन जो है, व्यापारी वर्ग है, उसने साफ कह दिया है कि वो दुकानें खोलेंगे, व्यापार चलेगा। हरियाणा में उसका कितना असर नजर आ रहा है? देखिए, भारत बंद को लेकर साफ तौर से बात कही जा सकती है कि किस चीजों को बंद करने की कोशिश है, दरअसल टोल प्लाजा पर टोल फ्री करवाने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की गई थी। दरअसल किसानों का यह कहना था कि वो जनता को परेशान नहीं करना चाहते, किसी व्यापारी किसी दुकानदार को परेशान करना उनका मकसद नहीं है। उनकी लड़ाई जो है वो सीधे सरकार से है और
सरकार से लड़ाई अगर लड़नी है तो फिर आम जनता को किसी तरीके की राहत वो जरूर देंगे, लेकिन किसी भी तरह की परेशानी वो कायम नहीं करना चाहते। हाईवे रोके तो सरकार ने रोके हैं, जिला प्रशासन ने रोके हैं। अलग अलग जिलों में जहां पर भी हाईवेज रोके गए हैं वो हरियाणा सरकार के स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, पत्थर की दीवारें, वहां पर कंटीली तारें खड़ी की गई है। किसी किसान ने ऐसा किया है। तो हिसार का करोड़ तमाम दूसरे को समझने की कोशिश करें तो दुकानें, बाजार, व्यापार बंद करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि टोल फ्री करवाकर लोगों को टोल के बोझ से मुक्ति दिलवाने की कोशिश आंदोलनकारियों की तरफ से की। ठीक है वीरेंद्र जी, जो आंदोलन चल रहा है प्रधानमंत्री का, इसी दरमियान दौरा होना, सियासी मायने कई हैं, और ऐसे में इससे पहले भी हमने आंदोलन देखा 2020-21 में जो एक साल आंदोलन चला था। लास्ट में प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों से, किसान संगठनों से, देश के किसान से माफी मांगी गई थी, क्षमा याचना की गई थी, और जो कृषि कानून थे 3 जिन्हें काला कानून किसानों ने नाम दिया था उसे रद्द कर दिया गया था। अब धीरे धीरे समय लोकसभा चुनाव का नजदीक आएगा, 2 महीने शेष हैं, उसके बाद बिगुल बजेगा तो तैयारी होगी। क्या इस बार भी वही समीकरण दोहराए जाएंगे, या वार्ता में कुछ संभवतः उससे पहले किसानों की मांगे मान ली जाएंगी, या फिर वही रूपरेखा देखने को मिलेगी? क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार जब 3 कृषि कानून रद्द किए थे तो प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगते हुए ये कहा था कि ये हमारा दोष रहा कि हम किसानों को इसके बारे में बता नहीं सके, उनको समझा नहीं सके जी। और अब एमएसपी के बारे में देखिए, अगर 2 वर्ष के समय में अगर आप उन किसानों को नहीं समझा सकते, अगर ये उम्मीद थी कि थी, अगर मान लीजिए एमएसपी का आपने कमेटी बनाई थी, उसकी कोई कार्रवाई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तो ये तो संभावित था ही था कि ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, एन चुनाव के वक्त पर भी कोई ना कोई तो होगा। तो इस समय भी ये स्थिति बनी हुई है, और देखिए दोनों ही डरे हुए हैं। किसान संगठनों को भी डर है, अगर यदि उनकी मांग नहीं मानेंगे, अगर वापस चले गए तो वो अपना क्या मुंह दिखाएंगे, उनके संगठन का क्या आधार बनेगा। और सरकार इस बात से डरी हुई है कि अगर ये सरकार की तैयारी से पता चलता है कि सरकार कितनी डरी हुई है कि दिल्ली तक के रास्ते पहले से ही बंद कर दिए हैं। अभी वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, 200 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी सरकार ने दिल्ली की नाकेबंदी कर दी है, आम जनता को जो है कि बिल्कुल परेशानी हालत में छोड़ दिया है। इससे लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है अवश्य, लेकिन इसका हल तो निकलना चाहिए। आम आदमी चाहता है कि इसका हल तो निकलना चाहिए, लेकिन किसानों को भी अपना अड़ियल रवैया जो है नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, कोई मजबूरियां हैं सरकार की, एमएसपी में क्या कठिनाइयां, इसका आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। किसान संगठनों को भी इस पर आम आदमी से क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी तो दोनों पक्षों को लाभ होगा इसमें। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत अहम बात आपने कही है। दोनों पक्षों को आपसी समझ के साथ इस समाधान का हल निकालना चाहिए, और ऐसे में प्रधानमंत्री का और सरकार का जो पेचीदगी है, जो एक व्यवस्था है, उसको भी समझने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा हरियाणा को कई सौगातें देकर गया है, आगामी चुनाव पर इसका असर कैसे पड़ेगा ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।